हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट का हम अगला क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस प्रदेश में दर्ज की गई है। साथियों, अभी हाल ही में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट आया है 2021 में, 2021 का है, आया है 22 में। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर आता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया गया है वो आंध्र प्रदेश ने किया है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस प्रदेश में दर्ज की गई है, तो वो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना का स्थान आता है और उसके बाद में आता है ओडिशा का। छः सौ 632 वर्ग किलोमीटर और 537 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि किया है। तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे है तेलंगाना, नंबर 3 पे उड़ीसा है। तो प्रश्न इस तरह पूछ सकता है कि हाल ही में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश 643 वर्ग किलोमीटर, नंबर 2 पे है तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और नंबर 3 पर ओडिशा है 537 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि किया है। ये अलग से हायरार्की में आरोही क्रम में पूछ सकता है। साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के वनावरण प्रत्येक 2 साल पर ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो साथियों, ये तीनों योजनाएं हैं। मिशन पोषण 2.0, इसमें पोषण शब्द ध्यान रखिएगा। मिशन शक्ति, इसमें शक्ति याद रखिएगा। मिशन वात्सल्य, इसमें वात्सल्य याद रखिएगा। अब जो पोषण से संबंधित है, पोषण का मतलब है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो दुग्धपान कराती हैं, ऐसी महिलाओं के जो कुपोषण है उन्हें समाप्त करना या कम करना, इन्हें समाप्त करने के लिए मिशन पोषण 2.0 योजना लाया गया है। आज के समय में सबसे ज़्यादा स्तनपान करने वाली महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम देखा जाता है। गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम देखा जाता है। उनके कुपोषण के शिकार होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ऐसा खान पीन की वजह से हो सकता है, जो कि होता भी है। इसलिए सरकार ने मिशन पोषण 2.0 योजना चला करके ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए व्यवस्था की है। मिशन शक्ति में है कि जो महिलाएं अपनी आजीविका चलाना चाहती हों, जिसे उनके सुरक्षा के लिए, उनके पुनर्वास के लिए,
पुनर्वास मतलब घर, मतलब आवास। उनके सशक्तिकरण के लिए, यानी कि महिलाओं के ओवरऑल विकास के लिए मिशन शक्ति योजना चलाया गया है। उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी आजीविका के साधन, उनके पुनर्वास के लिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, इस उनके सशक्तिकरण के लिए सबको ध्यान में रख करके बाल विकास मंत्रालय ने महिला शक्ति योजना को चलाया है। अब मिशन वात्सल्य योजना जो है, जब वात्सल्य लगा हुआ है यानी बच्चों से संबंधित है, तो बच्चों के सुरक्षा, विकास, इसको ध्यान में रख करके सरकार ने ये व्यवस्था चलाया है मिशन वात्सल्य। उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया गया है मिशन वात्सल्य योजना। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्रारंभ तेजस योजना किससे संबंधित है? मार्च 2022 में तेजस योजना किससे संबंधित है? तो यह है कौशल प्रशिक्षण से संबंधित। जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनके प्रशिक्षण से संबंधित जो प्रावधान या व्यवस्था किया गया है उसका नाम ही है तेजस कौशल योजना। यानी कौशल प्रशिक्षण के लिए तेजस योजना को संचालित किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को मालदीव में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? मालदीव में। किसको किया गया है? सुरेश रैना को। सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। सुरेश रैना को अपने कैरियर में उपलब्धियों को जो उन्होंने प्राप्त किया है उसके सम्मान में मालदीव में इन्हें सम्मानित किया गया है। ये भारत के लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि कोई अन्य देश हमारे देश के खिलाड़ी को सम्मानित करता हो, वो भी इसलिए कि उसने अपने कैरियर में उपलब्धि हासिल किया है। तो ये हमारे देश के लिए भी गौरव की बात है और सुरेश रैना जी के लिए तो सम्मान की बात है ही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोवैक्स क्या है? कार्बोवैक्स क्या है? तो कार्बोवैक्स कोरोना वैक्सीन है। एक वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है जो 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगाया जाएगा और इसका निर्माण बायोलॉजिकल ई कंपनी ने किया है। बायोलॉजिकल ई कंपनी ने इसका निर्माण किया है और यह वैक्सीन बच्चों के लिए है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोवैक्स सबसे पहले जब और वैक्सीन आई, कोविशील्ड आया, और वैक्सीन आए, लेकिन जब बच्चों के लिए लाया गया कार्बोवैक्स तो इसे 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लाया गया और यह बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार ने देश को कब तक क्षय रोग या टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? टीबी मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है वो 2025 तक के लिए है। 2025 तक
ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को यानी क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और 2022 का जो थीम है विषय है वो है इन्वेस्ट टू एंड एंड सेव लाइफ। इन्वेस्ट टू एंड एंड सेव लाइफ, ये इसकी थीम है। क्षय रोग दिवस 24 मार्च, प्रत्येक वर्ष थीम इन्वेस्ट टू एंड एंड सेव लाइफ। और कब तक इसे समाप्त करने का बात रखी गई है तो 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है नंबर 7। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो 47 महिलाएं उत्तर प्रदेश के चुनाव में निर्वाचित हुई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव ये 8वां विधानसभा का चुनाव था जो 7 चरणों में संपन्न किया गया था, जिसमें 47 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं और शपथ 25 मार्च को लिया गया था। इसमें ये सारे के सारे प्रश्न बन सकते हैं। 18वां विधानसभा चुनाव, 47 महिलाएं, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 25 मार्च को 2022 को सीएम के पद पर दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण किए। तो इसमें से सारे क्वेश्चन है कौन सा था ये विधानसभा? 18वां, महिलाएं 47, चरण 7, शपथ 25 मार्च को, योगी का कौन सा कार्यकाल? दूसरा कार्यकाल। सब प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में कौन से राज्य की विधानसभा देश की पहली कागज रहित पेपरलेस विधानसभा बनी है? मार्च 2022 में कौन से राज्य की विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है? तो ये नागालैंड विधानसभा बना है। नागालैंड विधानसभा नॉर्थ ईस्ट जिसे ये हमारे इसे 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश है और ये नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ की विधानसभा ने अपने को पेपरलेस घोषित कर लिया है। डिजिटल हाउस विजन को
साकार करने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को पूर्णतः लागू कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट आते हैं, जिनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इसमें आते हैं। जैसे ए हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा से ऐसे आते हुए ये आपका हो गया मेघालय, और ये पोर्शन जो बच रहा है ये है असम। तो ये 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी राजधानी भी आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो डिजिटल हाउस विजन को साकार बनाने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को पूर्णतः नागालैंड में लागू कर दिया गया है। नागालैंड देश का पहला विधानसभा है जो पेपरलेस है। जिस समय उत्तर प्रदेश, नागालैंड ये सब चुनाव हो रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ 4 अन्य थे, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, तो यहाँ सब कहीं चुनाव हुए थे। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को पूर्णतः लागू कर दिया गया था और डिजिटली रूप से भी इसे डिजिटल हाउस विजन के रूप में साकार कर दिया गया था। नागालैंड विधानसभा, नागालैंड के ये 7 सिस्टर जो स्टेट हैं, इनकी राजधानी सिक्किम का गंगटोंग, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला और मेघालय का है शिलांग, असम का दिसपुर। तो ये सब की राजधानी भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावित आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो है वो अफ़गानिस्तान है इस बार के सूचकांक में। ऐसा तालिबान की सरकार को वहाँ पे आना, वहाँ की सरकार को हटाना, वहाँ पे अराजक तत्व को आना, तो इन सब कई कारणों से अफ़गानिस्तान जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 है उसमें शीर्ष पर है। भारत भी 12वें स्थान पर है। आतंकवादी गतिविधियाँ विश्व में जितने देशों में होता है उसमें टॉप 12 में, जैसे अफ़गानिस्तान तो नंबर 1 पर है, कारण तालिबान एंड कंपनी तथा अन्य आतंकी गतिविधियाँ। अफ़गानिस्तान नंबर 1 पर है। 12वें स्थान पे विश्व में भारत भी है। यानी कि विश्व में जितने आतंकवादी गतिविधियां हो रहे हैं उसमें शीर्ष पे अफ़गानिस्तान है, तो भारत भी बहुत दूर नहीं है। 12वां स्थान भारत का भी है जहां पे आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा हो रही हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना उत्तर प्रदेश में किस जिला से शुरू किया गया है? तो ग्राम उजाला योजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू किया गया है। बनारस आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा सीट वहाँ से वो जीतते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं।
वहीं से ग्राम उजाला योजना प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 10 रुपये में LED दिया जाएगा, जिससे बिजली की भी खपत कम होगी, पैसे का भी बचत होगा, ग्रामीण विकास होंगे, कई कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। यानी कि ग्राम उजाला योजना से सर्वांगीण विकास किया जाएगा। सर्वांगीण विकास करने के लिए बिजली की, पानी की, बेसिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो उसमें से ग्राम उजाला योजना मुख्य रूप से बिजली के लिए है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से 10 रुपये में LED दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा कि एक तो बिजली बचेगी और दूसरा पैसा भी बचेगा। इसके माध्यम से ग्रामीण विकास के एक आधार मजबूत होगा। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों का सहयोग ही हमारा प्रोत्साहन होगा, जिससे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आप लोगों का समर्थन हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।